की एक नौजवान लड़की जो है, ये द टेलीग्राफ जो कलकत्ता से निकलता है अखबार, उसमें ये खबर छपी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रितिका पंजवानी 13 साल की पाकिस्तानी नौजवान लड़की जिनका ताल्लुक घोटकी सिंध से है और उनकी फैमिली विजिट करने इंडिया गई हुई थी। मेरे ख्याल में वहाँ पे जो हिंदू जो अहम इबादत गाहें हैं वहाँ पे जियारत करने वो अपने गए हुए थे और वहाँ पे एक इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर ने घर आके इस बहाने के पासपोर्ट चेक करना है या इस तरह की कोई चीज़, उनको इस बच्ची को, इस पाकिस्तानी बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये वाक़यात अब यानी वहाँ पे भारत में सिचुएशन ये हो गई है, जिनसी हवस की यहाँ तक बात पहुँच गई है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो ये करें। और ये सिर्फ अभी पाकिस्तानी लड़की के साथ नहीं हुआ, अब से एक हफ्ता पहले ये खुद ये टेलीग्राफ जो कह रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक और इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक भारतीय खातून से कुछ जिनसी फेवर मांगे और उसने फिर शिकायत की। वो जा रही थी हांगकांग खातून और वो कुछ सामान ज़्यादा हो गया, कोई चीज़ होगी उनके पासपोर्ट पे। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ देता हूं मैं आपको बशर्त इसके कि आप मुझे ये कुछ जिनसी फेवर्स दें। तो यानी वहां पे अब आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। ये टॉपिक मैं आपसे क्यों रेस कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि एक 13 साल की बच्ची जो है, हिंदू पाकिस्तानी बच्ची जो है, उसको उन्होंने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है, इसलिए नहीं मैं छेड़ा। इस टॉपिक को मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि भारत में हमें पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे तमाम पाकिस्तानी जो भारत जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मुसलमान हैं या हमारे पाकिस्तानी हिंदू हैं, आप लोग ख्याल रखें। आपको पता है कि जो मगरबी ममालिक हैं वो सब उन्होंने एडवाइजरीज जारी कर दी हैं बिलखुसूस ख़वातीन फीमेल ट्रैवलर्स जो भारत जा रही हैं कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं, आपने अपनी हिफाजत करनी है, क्योंकि वहाँ पे रेप के केसेस जो हैं बहुत एक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं भारत के अंदर। बल्कि आपने सुना ही होगा कि जो नई दिल्ली है वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। तो ये करना है। आपको पता है कि तकरीबन 1.5 महीने के लिए, अब से कोई 3 महीने पहले, एक जापान से नौजवान लड़की आई जो कुछ बुद्धा के वहाँ पे कुछ मज़ारात हैं और जगहें हैं वो देखने आई थी, क्योंकि जापान में आपको पता है कि बुद्धा वहाँ पे उनको माना जाता है, बुद्धिस्ट हैं वो जापान में। तो वो आई और वो 22 से 23 साल की नौजवान लड़की थी। उसे 1.5 माह जो है किडनैप करके उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और 1.5 माह वो फिर बाद में बड़ी मुश्किल से जहाँ पे उसको उन्होंने बंद किया तो वहाँ से भागी, पुलिस थाने पहुंची, फिर वो अपने सफारत खाने दिल्ली और फिर उसको जापान वापस लेके गए। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसी तरह जो है कोई 2 या 3 यूरोपियन खवातीन को बाकायदा वहाँ पे रेप के वाक़यात हो चुके हैं और जो खुद भारतीय खवातीन के साथ हो रहा है वो उसकी केसेस आप सब अखबार में देख रहे हैं। तो भारत के अंदर जो है मसाइल जो हैं बहुत सारे हैं। भारत का ये इशू जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, एक लिंक है, ये पहले भी मैंने शेयर की थी फेसबुक पे, और ये एक आर्टिकल था बेसिकली जो कि मैंने हमारे पाकिस्तान के द न्यूज़ अखबार में पब्लिश किया था जब ये रेप का पहला वाक़या हुआ था बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर आज से 1.5 साल पहले। उसमें मेरा ये दावा था कि भारत के अंदर जो ये मसाइल हो रहे हैं ये सिर्फ एक सिंपल रेप का इशू नहीं है। भारत का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे भारतीय दोस्तों को तवज्जो देनी पड़ेगी उस तरफ, और वो ये है कि भारत का जो माशरा है वो कई किस्म की नफरतों का शिकार है। ये वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर मेरे ख्याल में पिछले 50 से 60 सालों के अंदर दुनिया की जो सबसे बड़ी जो सेक्टेरियन राइट्स हुए हैं और जेनोसाइड हुए हैं वो इस मुल्क के अंदर हुए हैं। आप 1947 से स्टार्ट लें, पाकिस्तान जब बना था, और आगे चलें फिर जो सिखों के साथ हुआ, फिर आगे चलें जो अब पिछले कोई 10 सालों से ईसाइयों के साथ हो रहा है। आपको पता है एक बहुत मशहूर वाक़या है जो आज से 10 साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन बाप और उसके 2 छोटे बच्चे 5 साल के, एक 5 साल का और एक 9 साल का, जो काम कर रहे थे भारत के अंदर मिशनरी तौर पे गरीब बच्चों के साथ। वो रात को किसी इलाके में खाना डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी गाड़ी में सो रहे थे। वहां पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट इंडियन है इन्होंने सुबह को अर्ली घेराव किया उस गाड़ी का और उस गाड़ी के अंदर आग जला दी और जिंदा जला दिया उन 2 बच्चों को, एक 5 साल का था, एक 9 साल का, और उनके वालिद को। उनकी जो माँ है जब उसने तदफीन की अपने शौहर की और दोनों बच्चों की, उसने कहा मैं माफ करती हूँ भारत के लोगों को, मेरे बच्चे जो हैं और मेरा शौहर जो है वो सिर्फ यहाँ पे गरीबों के लिए काम करने आए थे, हम कोई दूसरा मजहब जो है यहाँ नहीं फैला रहे थे। तो
यानी वहां पे इस किस्म के भारत में संगीन नौयत के मसाइल हैं। तो ये जो आप रेप के वाकयात देख रहे हैं अब, और जो आखिरी वाकया ये हमारी सिंध की हमारी बेटी अपनी घोटकी की रितिका पंजवानी के साथ हुआ है, बेसिकली ये सिर्फ रेप के इशू नहीं है, भारत में नफरतों का एक बहुत बड़ा मसला है और भारत को ये देखना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली दफा पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने और हमारी वहां पे जो हाई कमीशन है उसने एक बड़ी स्ट्रांग लहजे की प्रोटेस्ट भेजी भी है और मीडिया में से रिलीज भी किया है। आखिर में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पता है कि जब मुंबई अटैक हुए थे तो उस वक्त अजमल कसाब के लिए एक पाकिस्तानी टीवी चैनल ने फौरी तौर पे एक अपनी टीम भेज दी ओकाड़ा, और वहां पे वो अजमल कसाब का वो साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि अजमल कसाब पाकिस्तान से है। अब ये फैसला नहीं हुआ था, अभी तक भारत ने रसाई नहीं दी थी पाकिस्तानी माहिरीन को और इन्वेस्टिगेटर्स को वो डिटरमिन कर सकें कि वाकई वो पाकिस्तानी है या नहीं है, लेकिन वो अखबार ने फौरन भेज दिया। उम्मीद है कि वो उस टीवी चैनल ने सॉरी भेज दिया। लेकिन अब एक पाकिस्तानी बच्ची के साथ ये होता है घोटकी में, ना वो टीवी चैनल और ना कोई और जाके रितिका पंजवानी के अहले खाना से पूछ रहा है कि ये जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है क्या ये सही हुआ है, क्या भारत में ऐसा होना चाहिए कि उनके जो गवर्नमेंट सरकार हैं वो जाके एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करें, क्या ये सही है? तो उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स जिन्होंने अजमल कसाब पे तो फौरन टीम भेज दी थी कि वो उनके अहले खाना को ढूंढे और वो टीवी पे लेकर आए, वो रितिका पंजवानी के साथ जो हुआ है भारत के अंदर उस पर भी टीम्स भेजें। और जो है उस वक्त तो वो भारत के फेवर में बात गई थी, ये जरा हमारी फेवर में बात जाती है तो हमारी फेवर की भी कोई बात की जाए। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक ट्वीट थी, तो ये ख्याल जो है मैंने आपसे जो शेयर किया है इस वक्त, ये किसी ने ट्विटर पे शेयर किया है। ये तो वक्फे की तरफ हम जा रहे हैं, वापस आएंगे। मैंने कराची की भी बात होनी है, हमने 2-3 और चीजें बात करनी है, लेकिन ये हमारा आगे का सेगमेंट है। लेकिन वक्फे के बाद हम बात करेंगे, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं भारत के स्पेस प्रोग्राम और उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि अभी वो दिल्ली में मिसाइल डिफेंस शील्ड लगाने जा रहे हैं। जाहिर है वो इसलिए लगाने जा रहे हैं कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान शायद कभी मुस्तकबिल में हमला करेगा, लेकिन क्या उनमें सलाहियत है कि वाकई अपने मिसाइल्स को देखें और क्या भारत संभाल सकता है वाकई मिसाइल्स को और उनको उसको डिफेंस शील्ड लगाना चाहिए। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आप हैरान होंगे सुन के कि भारत की जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो यानी इतनी कम है कि वो दुनिया में एक मजाक बन गए। और क्यों बने वो मजाक, वक्फे के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। भारत जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस शील्ड इंस्टॉल करने की तैयारियां कर रहे हैं नई दिल्ली में। ये मोदी साहब ने जो है ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इसकी फिजिबिलिटी और बजट और सब कुछ जो है और टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो देखे जाएं। शील्ड बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए दिल्ली के इर्द गिर्द कि अगर दूर से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ रुख कर रहा हो तो ये सिस्टम ऐसा हो जो पहले से अलर्ट कर दे और उस मिसाइल को चाहे वो कितना भी दूर हो उसे गिरा दे। तो इंडिया जो है ये करने जा रहा है और उसके ये पहला स्टेप क्या है, इंडिया क्या कर रहा है? पहला स्टेप ये है कि वो रेडार लगा रहे हैं। ये रेडार जो है बेसिकली पहला स्टेप ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मिसाइल किसी और दुश्मन मुल्क से आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले वो रेडार लगा रहे हैं जो कि लॉन्ग रेंज के लिए हैं, जो आप 1000 किलोमीटर से भी ऊपर हो। तो ये इंडिया लगाना चाह रहा है। अब पता नहीं इंडिया को जो है खतरा किससे है, क्योंकि ना चाइना ने करना है ऐसी कोई चीज, ना पाकिस्तान ने करना है, तो खतरा उनको किस चीज से किससे है, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन मैं जो आपसे ये अभी जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि भारत की कैपेबिलिटीज क्या हैं। आप अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आप हैरान होंगे सुन के। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, 6 महीने तक तमाम जो साइंटिस्ट हैं जो मिसाइल प्रोग्राम चलाते हैं, जिनके हाथ उन बटन्स पर हैं जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, 6 महीने तक वो देखते रहे आसमान में 2 चाइनीज ड्रोन्स। ये 2 चाइनीज ड्रोन्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो भारत की जो फजाई हदूद हैं उसमें ये जो 2 चाइनीज ड्रोन्स हैं ये क्या देख रहे हैं या क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ने चाइना को बताया नहीं और मीडिया में लीक नहीं किया कि 2 चाइनीज स्पाई ड्रोन वो भारत के अंदर फजाई हदूद में नजर रखे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं भारत को।
6 महीने तक साइंटिस्ट जो हैं वो लेटर भेजते रहे डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कि हमने 2 स्पाई ड्रोन चाइना के पकड़े हैं जो बहुत आसमान में हाइट पर भारत को मॉनिटर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और हमने इनको अपनी उसमें डाल दिया है कि हम इनको गिरा भी सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। 6 महीने तक ये मॉनिटरिंग जारी रही। आखिर में क्या हुआ, स्क्रीन पे देखें आप। आखिर में ये हुआ कि पता चला कि वो जो 2 स्पाई ड्रोन 6 महीने से जो भारत देख रहा था वो जुपिटर और वीनस थे। जो आपको पता है ये सोलर सिस्टम के अंदर 2 बड़े स्टार्स हैं, वीनस और जुपिटर। तो वो वीनस और जुपिटर थे। ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये गिज़मोडो बहुत बड़ी वेबसाइट है इंटरनेट पे जो अमेरिका बेस्ड है, जो साइंटिफिक इश्यूज को फॉलो करती है, और वो हवाला दे रहे हैं बीबीसी का। यानी बीबीसी की खबर है ये कि इंडिया जो है 6 महीने तक साइंटिस्ट, पूरा उनका जो मिसाइल सिस्टम है और पूरा सिक्योरिटी इदारे, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने अलर्ट भेज दी थी कि 2 जासूसी ड्रोन्स चाइना के भारत पर नजर रखे हुए हैं। आखिर में पता चलता है वो 6 महीने के बाद देखने के बाद कि ये 2 जो हैं बेसिकली ये जुपिटर और वीनस हैं, जो कि सोलर सिस्टम के 2 बहुत बड़े स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 1.5 साल पहले ये हालात थे भारत के कि वो 2 बड़े सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर और वीनस को समझ रहे थे कि स्पाई ड्रोन्स हैं। ये रॉकेट भी लॉन्च कर सकते थे उनको गिराने के लिए। आखिर में पता चलता कि इतने बड़े उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं और वो तो प्लैनेट्स हैं। हो सकता है चाइना के खिलाफ कार्रवाई हो जाती और एक जंग छिड़ जाती इलाकाई बहुत बड़ी। क्या गारंटी है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जो भारत सरकार ये न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने जा रही है कि कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा हो और ये समझे कि पाकिस्तान से शायद रॉकेट मिसाइल जो है वो फायर हुआ है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है काउंटर मिसाइल लॉन्च करते हैं और ये जंग छिड़ जाए। ये बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं उन्हें कंसर्न का इजहार करना चाहिए इसके ऊपर, और हमें पाकिस्तान में खुल के मीडिया में ये कहना चाहिए कि क्या भारतीय हुकूमत के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अपने मिसाइल संभाले। अगर वो 6 महीने तक स्पाई 2 प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम में चाइनीज स्पाई यानी इतने वो उनकी यानी पैरानोया उनकी इतनी है, खौफ देखें भारत में कितना है कि 2 प्लैनेट सोलर सिस्टम के शमसी निजाम के जो 2 प्लैनेट्स हैं उनको वो चाइनीज ड्रोन समझ रहे हैं। तो क्या वो संभाल सकते हैं ये डिफेंस न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस शील्ड दिल्ली के इर्द गिर्द? और उसका जो फोकस होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमें, पाकिस्तान होगा। अभी भी 80% 90% जो फौज है उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट जो भी भारत की आती है वो उसका फोकस पाकिस्तान की तरफ है। तो हमारे लिए ये परेशानी का बायस है कि दिल्ली जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, वहां पे ये सिस्टम लग रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। हमें ये बात करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए ये कि वो भारतीय सरकार जो इस तरह का बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकती है चाइनीज स्पाई ड्रोन्स और जुपिटर और वीनस के हवाले से, वो इधर भी जो है ब्लंडर कर सकती है। वक्फे के बाद हम आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं तहरीक इंसाफ और वो जो पार्लियामेंट वापसी और कराची की जो सूरत हाल है, और फिर बिलावल आसिफ जरदारी साहब पे भी मैं थोड़ी सी कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं आखिर में। तो वक्फे के बाद मुझे ज्वाइन करिएगा।